जोहानिसबर्ग के कन्वेंशन हॉल में एक अजीब सा टेंशन घूम रहा था। स्पॉटलाइट एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल पे पड़ती है जहाँ 19 देशों के लीडर बैठे हुए थे। कैमरा फ्लैश हो रहा है, ट्रांसलेटर्स अपने हेडफोन एडजस्ट कर रहे हैं, डेलीगेट्स फाइल शफल कर रहे हैं और इसी बीच एक कुर्सी थी जो खाली थी। इस बार अमेरिका यहाँ नहीं है, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती है। एक खाली कुर्सी के बावजूद भी दुनिया डिसाइड करती है कि मीटिंग नहीं रुकेगी एंड द शो मस्ट गो ऑन। जब एक सुपर पावर एक कदम पीछे लेती है तो दुनिया एक कदम आगे बढ़ाती है। क्या ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का सिग्नल है? क्या एक सुपर पावर की एब्सेंस पूरा ग्लोबल सिस्टम हिला सकता है? और इससे भी पहले जरूरी है समझना कि G20 है क्या और ये बना कैसे। 1973 ऑयल क्राइसिस, पेट्रोल पंप पे लाइन लगी है, फैक्ट्रीज बंद है, वेस्टर्न इकोनॉमीज कोलैप्स मोड में है और इसी बीच G7 का जन्म होता है। फिर 1979 में एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरे एशिया को हिला दिया। थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक करेंसीज नीचे गिरती गई। 98 में रशिया डिफॉल्ट करता है और अब ग्लोबल मार्केट पैनिक में है। एक कंक्लूजन पे आते हैं कि ग्लोबल क्राइसिस अगर सबको इम्पैक्ट करता है तो डिसीजन मेकिंग पावर G7 के पास ही क्यों हो? इस इंटेलिजेंट क्वेश्चन ने G20 की नींव रखी। G20 एग्जिस्टेंस में आता है और डेवलपिंग इकोनॉमीज को भी टेबल पे सीट मिलती है। ग्लोबलाइजेशन ने एक सिंपल सा रूल सिखा दिया, अगर प्रॉब्लम बॉर्डरलेस है तो सॉल्यूशन भी बॉर्डरलेस होना चाहिए। और इस इवोल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में लिखा जा रहा है। पहली बार साउथ अफ्रीका G20 को होस्ट कर रहा है। साउथ अफ्रीका के लिए ये कोई समिट मात्र नहीं, एक सिविलाइजेशनल मोमेंट है। थीम सेट होती है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। लेकिन इस समिट में सबसे बड़ा ट्विस्ट एक सीट के खाली रहने से आया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बॉयकॉट अनाउंस किया। यूएस का ऑफिशियल नैरेटिव ये रहा है कि साउथ अफ्रीका में माइनॉरिटी राइट्स को परसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा है। What would you like President Ramaphosa to do about the situation that we've just seen on the screen? I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. Horrible death. Death. I don't know. But you know that To pick anyone, white South Africans are fleeing because of the violence and racist laws
and this is all. I mean, I'll give these to you. No, I'd like So to- when you say what would I like to do, I don't know what to do. Look at this. White South African couple say that they were attacked violently. And, President Trump, when will you go and see for yourself if it is indeed true? well, I could do that. Look, here's burial sites all over the place. These are all white farmers that are being buried. लेकिन साउथ अफ्रीका ने इसको प्रोपेगेंडा बोला। ये तो हो गई बोलने वाली बात है कि कुछ तो बोलना है, कुछ बहाना दे दिया। लेकिन मेन रीजन इसका ये है कि ट्रम्प मल्टीलेटरल फोरम से ऑलरेडी डिसएंगेज थे। क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एजेंडास पे ऑलरेडी उनका हार्ड स्टैंड है और इस मल्टीलेटरल G20 समिट में यूएस को अपना इन्फ्लुएंस चैलेंज होता दिख रहा था। जिस वक्त दुनिया सॉलिडारिटी की बात कर रही थी, उस वक्त यूएस ने साइड लाइन चुना। फिर आता है वो मोमेंट जिसे हिस्ट्री बुक्स अंडरलाइन करेंगी। डिक्लेरेशन पहली बार समिट के स्टार्ट में अडॉप्ट हुआ। ये अनप्रेसिडेंटेड था। यूजुअली डिक्लेरेशन एंड में होता है जब डिबेट, नेगोशिएशंस, सेशंस सब हो चुके होते हैं। लेकिन इस बार जोहान्सबर्ग में डिक्लेरेशन पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया। अर्जेंटीना ने एंडोर्स नहीं किया, यूएस प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन वर्ल्ड decided to move ahead. डिक्लेरेशन के मेजर थीम्स थे क्लाइमेट एक्शन, डेट रिलीफ, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल इक्वालिटी, अफ्रीका फर्स्ट डेवलपमेंट, क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन। लेकिन इंडिया ने इस मूवमेंट को कैसे लेवरेज किया, ये कहानी आगे और इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेज पर आते हैं और इंडिया एक ही सेशन में 6 ग्लोबल इनिशिएटिव प्रपोज करता है। इन 6 के 6 इनिशिएटिव्स का डीप मीनिंग ये है कि इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का चैंपियन बन रहा है, इंडिया क्रिटिकल मिनरल रेस में अपना पोजीशन सिक्योर कर रहा है और इंडिया ग्लोबल साउथ का नेचुरल लीडर बनने की कोशिश में है। और इंडिया का सॉफ्ट पावर टूल हेल्थ, नॉलेज, स्केलिंग ग्लोबल स्केल पर डिप्लॉय हो रहा है। और फिर आता है वो मोमेंट जिसमें इंडिया ने सबको सरप्राइज कर दिया। इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक नई ट्राइलेटरल बनाते हैं जिसमें वो AI रिसर्च, क्लीन एनर्जी टेक, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, टैलेंट मोबिलिटी, स्टार्टअप कोलैबोरेशन जैसे पॉइंट्स पे काम करेंगे। कैनेडियन मीडिया में हेडलाइन छपी, इंडिया इमर्ज्ड एज रिलायबल टेक्नोलॉजी पार्टनर। ऑस्ट्रेलियन एनालिस्ट बोलते हैं दिस अलायंस डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन बियॉन्ड चाइना। और इसका इम्पैक्ट इंडिया के लिए भी मैसिव है। यूएस के H-1B वीजा के पैरेलल एक अल्टरनेटिव मिलेगा इंडिया को। AI और सेमीकंडक्टर फ्यूचर में इंडिया को अर्ली एडवांटेज मिलेगा। क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सेस और सिक्योरिटी दोनों मिलेगी। पर पार्टनरशिप के बाद भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि G20 का असली पर्पस अब क्या रह गया है। ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है लेकिन ट्रस्ट कम हो गया है। बॉर्डर सॉफ्ट हुए हैं लेकिन पॉलिटिक्स बहुत हार्ड हो चुका है। G20 का असली मैंडेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट था। आज G20 मल्टी इशू प्लेटफॉर्म बन चुका है। क्लाइमेट, ट्रेड, डेट, डिजिटल गवर्नेंस और इन सब चीजों से भी इतर फ्रेगमेंटेशन भी रियलिटी है। यूएस वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस चाइना, रशिया भी आइसोलेटेड है। यूरोप का अपना एजेंडा कि क्लाइमेट फर्स्ट। क्या G20 अब पॉलिसी मेकिंग इंजन है या एक डिप्लोमेटिक टॉक शो? इस समिट का सबसे बड़ा लेसन, ग्लोबल गवर्नेंस अब यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रहा। अफ्रीकन लीडरशिप राइज कर रही है। इंडिया ब्रिज बिल्डर बन रहा है और मल्टीपोलैरिटी रियल टाइम में बर्थ ले रही है। इस बार दुनिया अमेरिका के बिना बैठी जरूर लेकिन रुकी नहीं। G20 का असली मैसेज भी यही था, पावर कोई एक कुर्सी पे डिपेंड नहीं करती। पावर उन लोगों में होती है जो टेबल पे बैठ के पॉलिसी डिसाइड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग टेलर। आपको थोड़ा सा भी G20 का हिस्ट्री, उसका काम करने का तरीका और वहाँ पे होता क्या है ये पता चला, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मेनी मोर एपिसोड्स आर कमिंग अप।